हेलो दोस्तों, जब भी हम हर्षद मेहता के बारे में बात करते हैं तो उनके स्कैम वाली बात याद आ जाती है कि हर्षद ने कैसे इंडिया के सबसे बड़े मार्केट में स्कैम किया। हर्षद ने लाला लाजपत राय कॉलेज से अपने ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की थी और उसके बाद वे अलग अलग कंपनी में जॉब किया। फिर हर्षद ने जॉब को छोड़कर बी अंबाला ब्रोकर ज्वाइन किया। उसके बाद वो नंदलाल सेठ और जेएस शाह ब्रोकर ज्वाइन किया। 1984 में हर्षद ने अपने भाई के साथ मिलकर ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की एक कंपनी स्टार्ट की और बीएससी का ब्रोकर बनकर काम करना शुरू किया। हर्षद ने अपने इस स्कैम में आरएफ यानी रेडी फॉरवर्ड डील का उपयोग किया। बेसिकली गवर्नमेंट अपने कुछ प्रोजेक्ट के खर्चे उठाने के लिए यानी सिक्योरिटीज इशू करती है, जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड, इसके थ्रू अपने खर्चे उठाने के लिए सिक्योरिटीज इशू करती है और उस पैसे से गवर्नमेंट हर इन्वेस्टर को ब्याज देती है, क्योंकि सारे बैंक को इस सिक्योरिटीज के अमाउंट देना जरूरी था। जब किसी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो बैंक अपने सिक्योरिटीज को दूसरे बैंक को बेच देती थी और उसके शॉर्ट टर्म के लिए लोन भी देती थी और कुछ दिन बाद तय किए हुए पैसे वापस करके अपने सिक्योरिटीज वापस ले लेती थी। अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो ठीक उसी तरह कि आपको जब पैसे की जरूरत होती है तो ज्वेलरी के दुकान में जाकर अपने सोने या चांदी के गहने को गिरवी रखकर उसके बदले पैसे लेते हैं और कुछ दिन बाद तय किए हुए पैसे यानी इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करके अपने सोने या चांदी के सामान को वहां से वापस ले लेते हैं। ठीक उसी तरह रेडी फॉरवर्ड डील में एक बैंक दूसरे बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देती है। रेडी फॉरवर्ड डील में बैंक के बीच मीडिएटर यानी दलाल का काम करते थे हर्षद मेहता। उनका काम था जिन बैंक को सिक्योरिटीज बेचनी है उनके लिए बायर्स ढूंढना और जिस बैंक को सिक्योरिटी खरीदनी है उसके लिए सेलर्स ढूंढना। हर्षद मेहता भी ब्रोकर था और इसी तरह के काम मतलब दो बैंक के बीच का डील करवाता था। आरएफ डील में कुछ लूप होल्स थे जिनके जरिए पैसा बनाया जा सकता था। उसके बारे में हर्षद को अच्छे से पता था और हर्षद ने उसी लूप होल्स का उपयोग करके अपने निजी फायदे के लिए काम किया। वो कैसे? तो चलो देखते हैं। मान लीजिए 4 बैंक थे, ए, बी, सी और डी। जब बैंक ए को अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचना चाहती थी तो हर्षद उस बैंक के लिए ब्रोकर का काम करता था, यानी बैंक के सिक्योरिटीज के लिए बायर्स ढूंढने का काम करता था। हर्षद बैंक से सिक्योरिटीज लेता था और बैंक से कुछ दिन बाद का वक्त मांग लेता था और फिर उस बैंक के पास जाता था, सिक्योरिटीज के पैसे लेता था और यहाँ से भी पैसे लेकर कुछ दिन का समय ले लेता था। हर्षद इस तरह एक बैंक से ली हुई सिक्योरिटीज और एक बैंक से लिए हुए पैसे को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लेता था और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अनुसार कोई भी बैंक किसी भी ब्रोकर के नाम चेक इशू नहीं करती थी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने वाले बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचने वाले बैंक के नाम ही चेक देती थी, न कि ब्रोकर के नाम से। लेकिन इस स्कैम में चेक बैंक के नाम से इशू करने के बजाय हर्षद मेहता जो कि ब्रोकर था उसके नाम से ही इशू किया जाता था। बहुत सारे बैंक को तो ये पता ही नहीं होता था कि किस बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, क्योंकि बैंक सीधा हर्षद के नाम से डील करती थी और इसीलिए हर्षद सिक्योरिटीज खरीदने वाले बैंक को अपने नाम से चेक इशू करने के लिए कहता था। हर्षद सालों से ब्रोकर का काम बड़े ही अच्छी तरह से कर रहा था और उन दिनों हर्षद का मार्केट में अच्छा नाम भी था, लेकिन हर्षद ने इसी का गलत फायदा उठाया। उसने बैंक से मिला हुआ पैसा स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइसेस बढ़ाने के लिए यानी स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए किया। कुछ दिन बाद बैंक ने हर्षद से सिक्योरिटीज की बेची हुई पैसों को मांगा तो हर्षद कोई और बैंक से लोन लेकर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदकर उस बैंक को दे देता था। मान लीजिए बैंक सी को सिक्योरिटीज खरीदनी है तो हर्षद बैंक सी के पास जाकर उनसे पैसे लेता था और उनसे सिक्योरिटीज लाकर देने के लिए कुछ दिनों का समय मांग लेता था और बैंक ए के पास जाकर उसका पैसा दे देता था और फिर बैंक बी और सी की
डील पूरी करने के लिए हर्षद और बैंक के साथ इसी तरह की डील करता था और वो बैंक भी अपना पैसा या सिक्योरिटीज मांगती थी तो हर्षद और किसी बैंक के साथ डील करता था। इसी तरह हर्षद बहुत सारे बैंक के साथ ब्रोकर का काम करता था और इसी तरह की डील्स करता था कि उसके पास हमेशा से ही अच्छा खासा पैसा रहता था। इस तरह हर्षद आरएफ डील का उपयोग इसी सिस्टम की तरह किया और इसी वजह से हर्षद के पास हमेशा ही पैसा रहता था। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास के लोग भी कुछ इसी तरह के काम करते हैं। जैसे एक आदमी दूसरे से उधार लेकर दूसरे को इंटरेस्ट पर पैसा देता है। जब पहला मांगता है अपना पैसा तो दूसरे को मांग कर पहले को दे देता है और इसी तरह ये चैन सिस्टम चलता रहता है और इसी सिस्टम को हर्षद ने अपने फायदे के लिए यूज किया और इसी वजह से हर्षद के पास हमेशा ही बहुत ज्यादा पैसे रहते थे। तो हमने देखा कि आरएफ डील में कैसे एक बैंक दूसरे बैंक को सिक्योरिटीज का लेन देन करती है, जबकि कोई बैंक एक दूसरे को सिक्योरिटीज बेचती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचने पर एक्चुअल में सिक्योरिटीज नहीं देती है, उसे बैंक के रिसिप्ट यानी बीआर देती है और उस बैंक रिसिप्ट से ये प्रूव होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल हो गई है। जब हर्षद को शेयर मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए पैसे की जरूरत होती थी तो वो इस तरह के स्कैम करता था और यही नहीं, हर्षद ने कुछ नकली बैंक रिसिप्ट भी बनवा लिए थे और उन्हें इस्तेमाल करना धीरे धीरे शुरू किया। जिस बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी होती थी उस बैंक को हर्षद फेक बैंक रिसिप्ट देता था और ये समझकर ही हर्षद को पैसा दे देती थी कि बैंक रिसिप्ट ओरिजिनल है और उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिल गई है, जबकि ऐसा नहीं था और हर्षद ने उन पैसों का उपयोग स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए किया था। उन्हीं पैसों की मदद से हर्षद ने कई स्टॉक को हाई लेवल पर पहुंचा दिए थे। हर्षद ने एसीसी का स्टॉक कुछ ही महीनों के अंतर 200 से सीधा 9000 पर पहुंचा दिया था। बैंक से मिला हुआ पैसे से हर्षद स्टॉक में इन्वेस्ट करता गया। जब शेयर की प्राइसेस बढ़ने लगी तो स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई और तेजी का माहौल देखकर लोग भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लेने लगे और पार्टिसिपेट करने लगे, जिससे तेजी का माहौल और बढ़ गया और शेयर्स के प्राइसेस लगातार बढ़ने लगे। स्टॉक मार्केट जब पीक पर आता था यानी जब उसका अच्छा खासा बढ़ जाता था तब हर्षद अपने शेयर बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता था और बैंक्स को उनके पैसे रिटर्न करके उसके द्वारा दी गई फेक रिसिप्ट वापस ले लेता था और ये सिलसिला लगातार चल रहा था। ये सिलसिला जब तक अच्छे से पता चला तब तक शेयर के मार्केट लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन जब स्टॉक मार्केट में मंदी का दौर आ गया शेयर के भाव लगातार गिरने लगे और तब हर्षद का अच्छा खासा नुकसान होने लगा। तभी वो बैंक को उनका पैसा रिटर्न नहीं कर पाया। इसी तरह 23 अप्रैल 1992 को हर्षद के कारनामों का पर्दा टाइम्स ऑफ इंडिया को हो गया और उसने अपने पेपर में इसे छापा और हर्षद मेहता स्कैम एक्सपोज हुआ और फिर बैंक्स को पता चला कि हर्षद की दी हुई बैंक रिसिप्ट भी झूठी है, नकली है, जिनकी कुछ वैल्यू ही नहीं है और उसी रिसिप्ट को देकर हर्षद ने करोड़ों रुपए लिए थे। बैंकिंग सिस्टम को करीब 3 से 4 हजार करोड़ का नुकसान हुआ था, जो कि उस टाइम के लिए ये बहुत बड़ी कीमत थी। जब ये स्कैम एक्सपोज हुआ तो स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया था और बहुत सारे इन्वेस्टर को बहुत नुकसान हुआ था। विजया बैंक के चेयरमैन जिन्होंने हर्षद के नाम चेक इशू किए थे, उन्होंने ये स्कैम एक्सपोज होते ही सुसाइड कर लिए थे और फिर बैंक हर्षद से अपना पैसा मांगने लगा, लेकिन मार्केट क्रैश होने के कारण हर्षद को बहुत लॉस हुआ और इसी वजह से हर्षद बैंक का पैसा रिटर्न नहीं कर पाया। ये स्कैम एक्सपोज होने से पहले किसी को भी हर्षद के इस स्कैम और टेक्निक की भनक तक नहीं लगी थी। सीबीआई ने 9 नवंबर 1992 को हर्षद को अरेस्ट किया। हर्षद पर 600 सिविल एक्शन और 700 क्रिमिनल चार्जेस लगे।
सिक्योरिटीज मार्केट सेबी ने हर्षद को हमेशा के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बैन लगा दिया। हर्षद मेहता को थाने जेल में रखा गया था। अचानक एक रात हर्षद को सीने में दर्द होने लगी और उसे थाने से हॉस्पिटल लाया गया। 31 दिसंबर 2001 की रात को सभी नए साल के पार्टी में व्यस्त थे। वहीं हर्षद हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहा था। आखिरकार रात 12:30 बजे हर्षद की मौत हो गई। हर्षद की जब मृत्यु हुई तभी भी उसके खिलाफ 27 केसेस पेंडिंग में थे। हर्षद की लाइफ स्टाइल एक बॉलीवुड स्टार की तरह थी। कई मैगजीन तो उसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन भी कहती थी। हर्षद के पास मुंबई में पूरा समुद्र के सामने वाला बंगला था, उसमें एक स्विमिंग पूल भी थी। हर्षद के पास बहुत सारी लग्जरीज कारें थी जो इन दिनों अमीरों के पास भी नहीं थी। 26 करोड़ का एडवांस इनकम टैक्स भर के हर्षद मेहता उस समय का सबसे बड़ा टैक्स पेयर बन गया था। हर्षद मेहता को बिग बुल के नाम से भी जानते थे। उस समय केतन पारीक हर्षद के पास ट्रेनी के साथ ज्वाइन किया। आगे चलकर उसने भी कई तरह के स्कैम किए थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।